कितना उतावलापन था तुम्हारी एक एक हरकत में। तब मैं सोच रही थी कि शायद तुम्हारा बचपना है। तुमसे पहली बार मैं अपनी सहेली निशा की शादी में मिली थी। तुम निशा के पति रोहित के बुआ के बेटे थे, यानी निशा के फुफेरे देवर। निशा की विदा होने तक तो तुमने उससे मेरे लिए चापलूसी कर चुके थे। भाभी जी, आपकी सहेली प्रिया मुझे पहली नज़र में ही भा गई। प्लीज़ उससे कहो कि मुझसे एक बार तो मिल ले। आप उसको मेरा नंबर ही दे दो। आई स्वेयर मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। निशा ने मुझे तुमसे एक बार मिलने को कहा तो मैं उसके खातिर तुमसे मिलने को तैयार हो गई। इस तरह हमारी दोस्ती हुई। पर तुम्हें तो दोस्ती का पायदान लांघ कर प्यार, फिर शादी की सीढ़ियाँ चढ़ने जल्दी दी। कितनी हसीन वादे तुमने कर डाले थे मुझसे। तुम्हारी मनमोहक सूरत व मीठी चाशनी में घुली प्यारी प्यारी कभी ना ख़त्म होने वाली बातें। कौन कहता है कि हम लड़कियां बातूनी होती हैं। उफ, कभी कभी मेरा सिर चकरा जाता था तुम्हारी नॉन स्टॉप बातें सुनकर। एक हफ्ते के अंदर तुम निशा, रोहित व अपनी मम्मी को लेकर मेरे घर आ धमके। शगुन का थाल लेकर मैं शौक रह गई। पर मम्मी पापा घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता कैसे ठुकराते। फिर निशा लेकर आई थी। यह रिश्ता तो सबसे अच्छा ही होगा, यह सोचकर थोड़ी बहुत पूछताछ करके उन्होंने मुझसे हाँ कहलवा दिया। मैं मानो अभी भी ख्वाबों की दुनिया में ही जी रही थी। आखिर इनकार भी किस बिहाफ पर करती। उच्च शिक्षित, अच्छी कंपनी में कार्य करता, व्यवहार कुशल लड़के थे और मेरी भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अपनी लच्छेदार बातों से सबका दिल जीत लेते थे। उस दिन झटपट रोके की रस्म अदाई भी हो गई। 3 दिन बाद सगाई हो गई। फिर एक हफ्ते बाद शादी भी हो गई। चट मंगनी पट ब्याह वाली कहावत का असली मतलब मुझे आज समझ में आया। चाहे वरमाला पहनाने का कार्यक्रम हो रहा हो या फिर फेरे का, तुम हर वक्त जल्दबाजी चुहलबाजी करे जा रहे थे। थोड़ा अजीब लग रहा था मुझे, पर तुम्हारे मेरे प्रति प्रेम समझ में शर्म से मुस्कुरा दी। तुमने मुझे चिकोटी काट ली थी और शरारत से आंख मार दी सबके सामने। तुम्हारा ये प्रेम प्रदर्शन अब मुझे गुदगुदाने की बजाय शर्मिंदगी दे रहा था। पर मैं चुप रही, यह सोचकर कि अभी नया नया खुमार है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने निशा से इस बारे में जिक्र भी किया था तो उसने भी यही कहकर टाल दिया। अमन भैया बहुत प्यार करते हैं तुमसे। तू इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दे। अब तो तू मेरी देवरानी बनकर आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि हम शादी के बाद भी मिलते रहेंगे, वरना शादी के बाद सहेलियाँ बिछड़ जाती हैं। हम दोनों बहुत लकी हैं ना। परंतु तुम्हारा अजीबोगरीब बर्ताव मुझे खटक रहा था। शादी को 1 साल हो गया, पर तुम्हारा मेरे प्रति जुनून कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। इसे प्यार तो नहीं कहेंगे जो तुम करते थे और दावा भी करते थे कि। फिर 9 माह बाद हमारे आंगन में नन्ही सी मैरा की किलकारी गूंजी। मेरे तो पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। साथ ही यह उम्मीद भी बंधी थी कि शायद एक बेटी का बाप बनकर तुम में ठहराव आ जाएगा। पर मेरी इस उम्मीद पर भी तुमने पानी फेर दिया। तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म से ही मतलब होता। अब तो मुझे तुमसे डर लगने लगा। दिन पर दिन मेरी सेहत गिरती जा रही थी। तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म से ही मतलब होता था। अब तो मुझे तुमसे डर लगने लगा था। दिन पे दिन मेरी सेहत गिरती जा रही थी। मैं कुछ दिनों के लिए शारीरिक एवं मानसिक विश्राम चाहती थी। मायरा के संग ना खेलते, ना उसकी तरफ देखते। कैसे बाप हो तुम, निष्ठुर। मैंने तो सुना था कि एक बाप अपनी बेटी पे जान छिड़कते हैं, पर तुम ना जाने किस मिट्टी के बने थे। वे रोती तो तुम चिढ़ जाते, उसे मनहूस कहकर परे कर देते थे। तुम्हें मेरे अलावा, मेरे जिस्म के सिवा कुछ नहीं सूझता।
जब तक तुम घर में रहते कैसा प्यार है क्या तुम्हारा, मुझे तो घुटन होने लगी थी। अब तुम्हारी मौजूदगी से मायरा के सामने भी तुम उल्टी सीधी हरकतें करने से बाज नहीं आते। तो अब मैं थोड़ा सख्त रवैया अपनाने लगी थी। अमन, कुछ तो लिहाज करो। अरे बच्ची के सामने तो कायदे से रहो। क्या असर पड़ेगा उस पर? वे बच्ची है अभी, वे क्या जाने। यह सब तो यही समझेगी कि उसके पापा उसकी मम्मा को कितना प्यार करते हैं। कभी कभी मुझे खुद पर गुस्सा आता कि मैंने अमन से शादी करने में जल्दबाजी क्यों कर दी। अब मुझे तुमसे चिढ़ होने लगी थी। तुम्हारे ऐसे बेपरवाह व्यवहार से तंग आकर एक दिन मैं निशा के घर तुम्हारी शिकायत करने पहुंच गई। मैंने उससे अपने दिल का हाल बताया तो वह भी चिंतित हो गई। उसने रोहित को यह सब बताया तो रोहित ने कहा कि वह अमन से बात करेगा, उसे समझाएगा। तुम मेरी शिकायत लेकर गई थी ना निशा भाभी और रोहित के पास। तुम्हें पता है मुझे कितना जलील होना पड़ा उन दोनों के सामने, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा प्यार तुम्हें अब छिछोरापन लगता है, किस लिए तुमसे शादी की है मैंने तुमसे। औरत किस लिए बनी हो तुम? पति को संतुष्ट रखने के लिए ना, उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए ही ना। पत्नी हो तुम मेरी, पूरा हक है मेरा तुम पर, तुम्हारे शरीर पर, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। जब मेरा जहाँ जैसा मन करेगा तुम्हें उसी वक्त मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। समझ गई तुम? और हाँ, आज के बाद किसी से भी इस बारे में जिक्र भी मत करना। किया तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आते ही तुम मुझ पर भड़क उठे थे। यह सब सुनकर मैं सदमे में आ गई थी। स्थिति बनने की बजाय और बिगड़ गई। अब तुम और ज़्यादा मनमानी करने लगे। तुम्हें मेरे शरीर के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। हवस का राक्षस तुम पर ऐसा सवार हो गया था कि मेरे अंदर की स्त्री धीरे धीरे दम तोड़ रही थी, पर तुम बेखबर थे। तुम मेरे दिल, मेरी रूह तक पहुँचे ही कब थे, जो मेरी पीड़ा समझते। मैं विरोध करती तो तुम बलात्कारियों की तरफ पेश आते। एक दिन मैंने जॉब करने की बात तुम्हारे सामने रखी तो तुम उखड़ गए। किस बात की कमी है तुम्हें जो नौकरी करनी है तुम्हें? बाहर जाकर तफरीह करनी होगी और क्या। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुंह से ऐसी ओछी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। माँ जी ने मेरी बात का समर्थन किया तो तुमने उन्हें भी चार बातें सुना दी। बेचारी अपना छोटा सा मुँह लेकर रह गई। क्या पुरुष स्त्री को अपने काबू में रखने के लिए ही पैदा हुआ है? जो माँ उसे 9 महीने पेट में पालती है, उसकी परवरिश करती है, उसे भी वे पैरों की जूती समझता है। मैंने अपनी मम्मी पापा से इस बारे में बात की तो वे बोले कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। किस बात की कमी है? मुझे जो पति की इच्छा के खिलाफ नौकरी करनी है, मैं करती भी क्या, मन मार कर रह गई। कोई ऐसी डिग्री भी नहीं थी कि फ़ौरन जॉब लग जाती। सब वक्त और ऊपर वाले पर छोड़ दिया। मैंने मायरा को अब मम्मी जी के पास सुलाने लगी। कम से कम वह तो तुम्हारा ये घिनौना रूप ना देखे। उसके बाल सुलभ कोमल मन में पुरुष जाति के प्रति नफरत तो ना पनपे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें।